थी। जाशा ने इंग्रेड को वर्ल्ड मिड स्टेट में रहने की ऑफर कर दी। ये बुरा कहना था, मगर इंग्रेड अभी नहीं जा सकती थी। सबसे पहले वो एबी को इस मैंशन से बाहर निकालकर उसे अपनी बहन के वापस भेजना चाहती थी। उसने एबी से कहा कि वो अपनी चीज़ें प्रिपेयर करे। इधर वो अपने फादर की सिमोन्स के जवाब में गई, जो असल में उसे कॉर्नर करके दोबारा कंट्रोल करने का बहाना था। लॉर्ड रैंडोल ने इंग्रेड को स्कॉट किया कि उसने अपनी पावर के जरिए अपनी बहन को थ्रेटन किया है। बचपन से इंग्रेड अपने फादर से टेरिफाइड थी, खासतौर पर उसकी आंखों से। वो हमेशा चाहती थी कि उसका फादर दोनों बेटियों से इक्वल मोहब्बत करे। उसने अपनी मोहब्बत जीतने की पूरी कोशिश की। एक बार जब उसने अपने फादर को कॉर्नेलिया के साथ गार्डन में खेलते देखा तो उसने एक ब्यूटीफुल फ्लावर क्राउन बनाकर उसे दिया। उसे उम्मीद थी कि वो प्राउड होगा, मगर नतीजा उल्टा निकला। उसने उसे स्कॉट किया कि बगैर इजाज़त फ्लावर पिक किए। अरे वो तो बस एक छोटी सी बच्ची थी, आप उसे फ्लावर तोड़ने से कैसे रोक सकते हैं। जब इंग्रेड रोने लगी तो उसने बटलर को हुक्म दिया कि उसके आँखों कलेक्ट करे। ये साफ जाहिर था कि वो हमेशा अपनी बेटियों को सिर्फ एक सोर्स ऑफ मनी समझता था। प्रेजेंट में लॉर्ड रैंडोल फॉरियस था कि इंग्रेड अब उससे नहीं डरती। जब उसने जवाब दिया कि उसने सिर्फ उन लोगों को जवाब दिया जो उसे थ्रेटन करते थे और वो नहीं किसी को हर्ट नहीं किया, तो वो मज़ीद गुस्से में आ गया। लॉर्ड रैंडोल ने उस पर चीखना शुरू किया कि उसने अपनी बहन को डराया है, लेकिन सच ये था कि कॉर्नेलिया को कोई डर न था। उसके चेहरे पर स्मग लिटिल स्माइल वाज़ेह थी। उसने अपने पावर्स इस्तेमाल किए और अपने फादर से कहा कि उसे फ़ौरन टावर वापस भेज दिया जाए। रैंडोल फ़ौरन उसके चार्म के ज़ेरे असर आ गया। सच तो ये कि उसे पावर्स की भी ज़रूरत न थी, वो तो वैसे ही इंग्रेड को अपनी नज़रों से दूर करना चाहता था। फिर भी पीछे हटने को तैयार नहीं, बल्कि वो उससे पूछती है कि आखिर वो कैसे उसको हुक्म देने की जुर्रत कर सकता है। आखिरकार जॉर्ज और पावर उनकी फैमिली की औरतों में चलते आए हैं, जैसा कि उसने खुद तस्लीम किया है। पूरे घर की खुशहाली इंग्रेड पर है। क्या उसे थोड़ा ज़्यादा रिस्पेक्ट के साथ उसके साथ पेश नहीं आना चाहिए? वो एक कदम आगे बढ़कर कहती है कि पहले उसे अप्रोजाइज करना चाहिए, फिर उसे बताना चाहिए कि क्या करना है। वाकई ये एक मिक ड्रॉप लम्हा था। लॉर्ड रैंडोल ऐसे लग रहा था जैसे अभी स्ट्रोक उसका होने वाला हो। तो इंग्रेड कहती है कि वो जा रही है। वो समझ ही नहीं पा रहा कि अचानक वो इतनी बोल्ड कैसे हो गई और उसे जाने से मना कर देता है। किसी तरह अभी तक उसे ये एहसास नहीं हुआ कि इंग्रेड को उसकी परमिशन की ज़रूरत ही नहीं। उसी लम्हे जाशा आ जाता है और एक प्रपोजल पेश करता है। वो सबके सामने इंग्रेड को हाउस वर्ल्ड मिड में रहने की दावत देता है। वाकई उस लड़के में भी तकरीबन उतनी ही एडियोसिटी है जितनी इंग्रेड में है। रैंडोल जितने शॉक्ड हैं कि बोल ही नहीं पाते। लॉर्ड रैंडोल एक अजीब सा स्माइल देता है और अपनी बेटी की तरफ से अप्रोजाइज करने लगता है। वो समझता है कि इंग्रेड ने उसे ऐसा कहलवाया है, लेकिन जाशा जाहिर करता है कि ये सब उसका अपना आइडिया था। वो ये ड्रामा भी करता है कि इंग्रेड अपने फादर की परमिशन चाहती थी एक्सेप्ट करने से पहले। एक नज़र कॉर्नेलिया डालती है और लॉर्ड रैंडोल अपनी प्रेशियस ज्वेल निकाल लेता है। वो जाशा से कहता है कि जो कुछ वो सजेस्ट कर रहा है उस पर दोबारा गौर करे, लेकिन यह काम नहीं करता। जाशा को इंग्रेड के साथ होने वाले सुलूक का सब पता है और कॉर्नेलिया की पावर उसके पर असर नहीं करते। वो ये भी बताता है कि इंग्रेड का नाम नेशन की लिस्ट मैजिक लिस्ट में मौजूद ही नहीं है, हालांकि उसके पास हैरानकुन पावर थे। उनके वालिद दावा करते हैं कि वो असल में लिस्ट पर थी, लेकिन अपनी प्रोटेक्शन के लिए उसका नाम हटा दिया गया है। यह बात कौन मानेगा। वो जाशा को सख्ती से वार्न करता है कि हाउस रैंडोल के मामलात में दखल अंदाजी ना करे अगर वो लड़ाई नहीं चाहता, लेकिन जाहिर है जाशा सुनने वाला नहीं है। वो लाइटरल तौर पर इंग्रेड के सामने एक घुटने पर बैठता है और उससे आने को कहता है। इंग्रेड थोड़ी वरी हो जाती है और बिल्कुल वजह तौर पर अगर वो विल्ड माइड स्टेट पहुंच गई और वहाँ भी उसे कैद करके वही सब कुछ करवाया गया तो फिर तो उसे कुछ हासिल ही नहीं होगा। तो इंग्रेड इनकार कर देती है और कहती है कि वो अपने वालिद की परमिशन के बगैर नहीं जा सकती। वो आइसगी से एक्सक्यूज़ करती है और निकल जाती है, जबकि पूरी फैमिली शॉक में रह जाती है।
मुझे नहीं पता आप लोगों का क्या ख्याल है, लेकिन मैं भी काफ़ी सरप्राइज हूँ। जैसा कि वो सब कुछ होने के बाद भी वापस टावर जाएगी। हम इंग्रेड के भागने के एक हफ्ते बाद का सीन देखते हैं। उसने आखिर एबी के लिए उसके घर जाने के लिए एक कैरेज का इंतज़ाम कर लिया है और अपनी एक फ्रेंड को आंखों में आंसू लिए मुस्कुराते हुए अलविदा कहती है। उसकी पुरानी मेड उसके फ्यूचर प्लान के बारे में पूछती है, जिस पर इंग्रेड एक मिस्टीरियस तरीके से जवाब देती है कि वो सही वक्त का इंतज़ार कर रही है। वाटर गर्ल अगर वो चाहती तो यहाँ हर किसी को तबाह कर सकती थी, फिर भी वो यहाँ क्यों रुक रही है? हालांकि अब उसकी ज़िंदगी मुख्तलिफ है। वो अच्छे क्लोथ पहनती है और जो चाहती है वो करती है, क्योंकि उसके ज्वेल तेज पूरे फैमिली को फ़ोन कर रहे हैं। वो बेसिकली अपनी बैंक है, तो वो ऑफकोर्स वो अपने लिए नए क्लोथ खरीदने टाउन जाती है। वो ज़्यादा बाहर नहीं निकलती थी और थोड़ी लॉस्ट हो जाती है। उसे एक तरह का हॉट एयर बैलून नज़र आता है। उसे याद आता है कि एक दफ़ा कॉर्नेलिया ने अपने फादर के साथ ऐसे ही किसी राइड के बारे में ब्रैग किया था। वो उसके हैंडल को घुमाने की कोशिश करती है, लेकिन वो लॉक्ड होता है। अचानक एक डार्क हेयर बॉय उसके पास की लेकर आता है। वह उसके लिए डोर खोलता है और दोनों एक ऑकवर्ड तरीके से एक दूसरे को घूरते हैं, फिर अंदर चले जाते हैं। हमेशा टावर की खिड़की से बाहर से मून देखना चाहती थी, और ये उड़ने वाली कैरेज उसके लिए सबसे मैजिकल तरीका है। बगल में बैठे स्ट्रेंजर को कंप्लीटली इग्नोर करते हुए उसकी आंख से एक आंसू गिरता है, जो उसके हाथ में एक ज्वेल बन जाता है। अगर उसकी आंखों ने उसकी आइडेंटिफाई जाहिर नहीं की थी, तो उस आंसू ने ज़रूर कर दी थी जाहिर। डॉक्टर बॉय ना देखने का ड्रामा करता है और बस उसे एक हैंडकरचीफ दे देता है। ये थोड़ा अजीब है, लेकिन समहाउ एक रियली नाइस मोमेंट भी है। बस जमीन पर उतरती इंग्रेड बिना कुछ बोले चली जाती है। उस रात जब वो वापस अपने टावर में होती है, तो एक मस्ती शख्स टॉप पर उसके ट्वेल्थ के साथ मून को देखकर स्माइल कर रहा होता है। क्या है उन बच्चों को ये सब इतने अजीब क्यों है? जो भी ये शख्स है, उसका इंग्रेड के साथ कोई कनेक्शन रखता है और उसके पास अपने पावर भी है। अपनी उंगलियों को क्लिक करके ये लड़का टेलीपोर्ट होकर टावर के अंदर चला जाता है, ये सोच करके उसके मास्टर गहरी नींद में होंगे। लेकिन इंग्रेड से कुछ भी नहीं छुपता, बल्कि ऐसा लगता है कि वह उस लड़के का इंतजार कर रही थी और उसका नाम भी जानती है। गैस पर इंग्रेड उसे एक ब्लैक डायमंड से थ्रेटन करती है, जिससे वो उसी वक्त फ्रीज हो जाता है। गैस पर सरप्राइज लगता है, लेकिन डरता नहीं। वो अपनी जनरेशन का सबसे मशहूर इन्फोमाउस थीफ है। वो उसका नाम कैसे नहीं जानेगी? वो अपने पावर का इस्तेमाल उन जगहों पर स्नेक इन होने के लिए करता है जहाँ दूसरे लोगों के लिए जाना इम्पॉसिबल होगा। वो असल में एक मेज है, लेकिन वो खुद को फैंटम थीफ कहता है। इंग्रेड उसे पिछली टाइमलाइन में मिली थी, जब वो अचानक रात के मिडिल में अपीयर पैनिक हो गया था और उसे एक छोटा सा अटैक हुआ था। वो इतनी डर गई थी कि उसके आंखों से रेड ज्वेल निकलने लगे। इससे उसने रूमर्स में जो सुना था, वो उस बेचारी क्लियरली अब्यूज्ड गर्ल के लिए सिंपैथी महसूस हुई। इसलिए उसने कुछ जेम्स अपने पॉकेट में रखे और उसे बाहर रियल वर्ल्ड में भागने के लिए इनवाइट किया। उसने उस पर कंसाइड किया था, लेकिन सबसे रिसेंट टाइमलाइन में वो भागने के बाद भी कॉर्निया के हाथों एक हॉरिबल डेथ में मर गई थी। तो उसी वक्त वो डेमन ट्रॉमेटाइज्ड हो चुकी थी। गैस्पर को उसके लिए बुरा लगा, लेकिन उसने चाहा और वादा किया कि इंग्रेड वही किया जो वो कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन दूसरी तरह इंग्रेड उस टाइमलाइन में भी मर गई, इसलिए वो जानती थी कि वो वापस आएगा, खासकर तब जब ये बात फैल जाए कि रैंडॉल की सबसे बड़ी बेटी जिंदा है। के बावजूद गैस पर प्रीटी चिल लगता है। वो ज़्यादा क्यूरियस है कि इंग्रेड क्या करने का प्लान कर रही है। उसे अपने फादर के हवाले कर देगा या नहीं, यही उसे डस्ट बना देगी। ऑफकोर्स वो एक पीस करेगा उस पर। फिर मैं उस जगह से निकलने के लिए वो घुटने पर बैठकर वादा करता है कि अगर जो इंग्रेड उसकी ज़िंदगी बच जाए तो वो जो चाहे वो करेगा इंग्रेड के लिए। वो उसे रास्ते के लिए कुछ ज्वेल भी ऑफर करती है, बस शर्त यह है कि वो उसके लिए एक काम करे। हमें राइट अवे नहीं पता चलता कि वो क्या काम था। मॉर्निंग हम लॉर्ड रैंडॉल को डाइनिंग रूम में दौड़ते हुए देखते हैं, जैसे उसने कोई घोस्ट देख लिया हो। इंग्रेड उसके पीछे से ब्राइट स्माइल के साथ अंदर आती है। वो एक बड़ा चमकदार पर्पल ज्वेल उठाती है और अचानक सब कुछ समझ में आ जाता है।
लॉर्ड रैंडोल्फ फ्रीकिंग आउट है क्योंकि उसने सोचा था कि उसकी एमेथिस्ट गुम हो गई, लेकिन असल में इंग्रेड ने ही वो चुराए थे। मुझे लगता है कि इसमें पैंटॉम थीफ का हाथ है। रात से पहले इंग्रेड ने समझाया था कि जो एमेथिस्ट उसके फादर के पास है वो उसकी ग्रैंड मदर का आखिरी टायर था। जैसा कि हम जानते हैं रैंडोल्फ फैमिली के मैजिक जब मरते हैं तो वो बहुत पावरफुल टेयर बहाते हैं और उनके आखिरी टायर में एक स्पेशल पावर होती है। इंग्रेड की पावर उसे टाइम ट्रेवल करने की इजाज़त देते हैं, लेकिन उसकी ग्रैंड मदर के पावर इवल मैजिक को रिपील कर सकते हैं। लेडनोड उसे हिफाजत के लिए पहनता है और एक दफ़ा उसे एमेथिस्ट की वजह से इंग्रेड की डेथ हुई थी। हालांकि उसके ऐसा लगता है कि वो हर तरह से मर चुकी है। एक टाइमलाइन में वो अपना होश खो बैठी थी और कॉर्नेलिया और उसके सब सर्वेंट्स को मार दिया था। उसने अपने फादर को भी मारने की कोशिश की, लेकिन एमेथिस्ट ने उसकी मैजिक को रोक दिया और उसे जिंदा रखा। उसके बाद उसकी क्राइम की वजह से उसे एक्सक्यूट कर दिया गया था और हम जानते हैं कि आगे क्या हुआ। जब तक रेंडोल के पास वो एमेथिस्ट रहेगी, इंग्रेड हमेशा पावरलेस रहेगी और अपने फादर की मर्जी पर डिपेंड करेगी। की कहानी सुनने के बाद गेस्ट पर उसकी मदद करने के लिए मूव्ड हो जाता है। वेल ऐसा लगता है कि वो अपनी स्किल तो प्रूव करना चाहता है। दूसरा खैर, अब वापस मौजूदा वक्त की तरफ आते हैं। इंग्रेड खुशी खुशी अपने दादी का आखिरी आंसू लिए डाइनिंग रूम में दाखिल होती है। उसका वालिद डर जाता है, लेकिन उसे छुपाने की कोशिश करता है और उसका शुक्रिया अदा करता है। वो संजीदगी से पूछता है कि इंग्रेड अब उसे यह वापस दे देगी, जबकि उसे आखिरकार उसका खुफिया हथियार मिल गया है। वो शक करने लगता है कि उसका लहजा बदल जाता है। वो हुक्म देता है कि इंग्रेड उसे वो ज्वेल वापस दे, लेकिन उसने बजाय इंग्रेड एक कैंडिस उठाती है, एमेथिस्ट को मेज पर रखती है और उसे टुकड़े टुकड़े कर देती है। ना वे, क्या वो खुद उसे इस्तेमाल नहीं करना चाहती थी? मुझे पता है कि मैं तो यही करता। लॉर्ड रैंडोल्फ बिल्कुल रह जाता है एमेथिस्ट और वो घुटने टेक कर बैठ जाता है और एमेथिस्ट को टुकड़े समेटने लगता है, अपनी बेटी को धमकाए हुए यह बात साबित करने के लिए कि उसे वाकई परवाह नहीं। इंग्रेड अपने ब्लैक डायमंड में से एक उठाती है और एमेथिस्ट के सबसे बड़े टुकड़े को राख बना देती है। यह बिल्कुल गर्ल बॉस मूव था। लॉर्ड रैंडोल्फ तकरीबन गिर ही पड़ता है और ये कॉर्नेलिया का क्यों होता है भाग कर आने का, ऐसे जाहिर करती है ये जैसे कि वो अपने प्रेशियस फादर की हेल्थ के लिए डरी हुई है। जब वो ज़मीन पर कांप रहा होता है, इंग्रेड कहती है कि वो वर्ल्ड सेटमाइड्स के साथ कुछ दिन रहेगी ताकि वो रिकवर कर सके। वो मजाकरान उसी से परमिशन भी मांगती है जैसे वो इनकार कर सकता हो। जब वे को ब्लड डायमंड अभी तक हाथ में पकड़े हैं, बेचारा आदमी ऐसा लग रहा है जैसे उसे अभी स्ट्रोक होने वाला हो। जब इंग्रेड वहां से चली जाती है, कॉर्नेलिया उसके फादर से इल्तिजा करती है कि उसे रोक दे, लेकिन जब वो हरकत नहीं करता, कॉर्नेलिया अपनी बहन के पीछे भागती है, ये कहते हुए कि वो अपने फादर को इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकती। अच्छा, लेकिन इंग्रेड तो बिल्कुल लीव करने वाली है। कॉर्नेलिया फिर अपने प्रेसिएशन पावर इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, लेकिन अब वो इंग्रेड पर असर नहीं करते, उसे झटक देती है और चली जाती है, कॉर्नेलिया को स्टैंड और कंफ्यूज छोड़कर। दूसरी तरफ इंग्रेड बल आखिर फ्री हो जाती है। कुछ ही लम्हों बाद वो कवरेज में वॉल्ट स्टेट की तरफ जा रही है। लामतनाही सफरिंग के बाद उसने अपने फादर से रिवेंज लिया और अपनी ज़िंदगी को अपने हाथ में ले लिया। ये लम्हा वो बहुत अरसे से चाहती थी। एक टाइम लाइन में उसने हत्या की अपनी आँख निकालने की कोशिश की ताकि उसके आंसू कभी न बहे। कितना डार्क है ये भी काम नहीं आया, लेकिन इस बात का सबूत ज़रूर है कि इंग्रेड अपनी पावर से कितनी नफरत करती है। हालांकि वो सिक को हील कर सकती है और वक्त को वापस ले सकती है, लेकिन उसे अपने पावर इस्तेमाल करने या उनसे फ़ायदा उठाने की कोई ख्वाहिश नहीं। जब वो वर्ल्ड स्टेमिशन पहुंचती है, जाशा दरवाजे पर उसका इस्तकबाल करने के लिए आ जाता है। उसके चेहरे पर बड़ी स्माइल के साथ वो इंग्रेड के साथ बिल्कुल एक रियल लेडी जैसा सलूक करता है। उसे कैरिज से जेंटली बाहर निकालता है और कहता है कि उसके लिए एक होनर है कि वो उनके घर आई है। वाकई क्या जेंटलमैन है ये।
उसने इंग्रेड के लिए एक बहुत शानदार ग्रैंड रूम भी तैयार कर रखा है। ये उसके शेबी छोटी टावर से भी बहुत बड़ा अपग्रेड है ना। वो उसकी हौसला अफजाई करता है कि फ्रीली ग्राउंड एक्सप्लोर करे और जितना चाहे वहाँ रहे। ये वेलकम उसकी अपनी फैमिली के पिछले 7 साल का रवैया इससे बिल्कुल अपोजिट था। बस एक शर्त है, वो कहता है इंग्रेड मेंशन से बगैर परमिशन बाहर ना जाए। ये थोड़ा सस्पेशियस लगता है, लेकिन राशा की बात में वजन है। अगर इंग्रेड के साथ कुछ हुआ तो रैंडॉल्फ फैमिली को यह हक मिल जाएगा कि वो उसे वापस मांगे। राशा और इंग्रेड भी ये बिल्कुल नहीं चाहते, इसलिए वो उसे बगैर गार्डियन सिक्योरिटी के स्टिंकिंग ऑफ करने की इजाज़त नहीं दे सकता। इसी शाम इंग्रेड लाइब्रेरी जाती है ताकि अपने पावर से जान छुड़ाने के लिए कोई मुफीद मालूमात हासिल कर सके, लेकिन वहाँ तकरीबन वही बुक्स हैं जो रैंडल के पास थे। ऊपर से राशा हर 5 सेकंड बाद उसके पास आ जाता है, तो कुछ खास काम भी नहीं हो पाता। हाँ, उसे मैजिक की ऑफिशियल लिस्ट मिलती है, शायद कोई ऐसा हो जिसके पास एबिलिटी इरस करने के पावर हो। ये इंग्रेड की मदद कर सकता है। उसे विंटर एलिमेंट नामी अक्षर का प्रोफाइल मिलता है, लेकिन उसकी एबिलिटी सेक्शन को मॉन्स्टरली खाली छोड़ा गया है। ये सोचते हुए जब वो शाम को अपने कमरे वापस आ रही होती है, वो एक आधा खुला हुआ दरवाज़ा देखती है। अंदर दाखिल होकर उसे एक ट्रैप डोर नजर आता है जो खुलता है और नीचे जाने वाली सस्पेशियस स्ट्रेस दिखाता है। जिसे ये काफ़ी नहीं था, इंग्रेड को बेसमेंट से चीखने की आवाज़ भी सुनाई देती है। देखा, मैंने कहा था ना कि जाशा लड़के में कुछ सस्पेशियस ज़रूर है। हमारी गर्ल दोबारा फूल नहीं बनने वाली। वो बेसमेंट की तरफ अपने पहले कदम बढ़ाती है। वर्ल्ड मेड फैमिली के बारे में यह जानना ज़रूरी है। ये कदीम लाइन ऑफ मैजेस है जिनके पास फायर को मैनिपुलेट करने के पावर है, और उन सब वर्ल्ड मिड में जाशा ख़ास तौर पर गिफ्टेड समझा जाता है। इसलिए वो सिर्फ 12 साल की उम्र में उसका घर हेड बन गया था। अब आप समझ सकते हैं कि उसमें इतनी एडियोसिटी क्यों थी जब उसने लॉर्ड रैंडोल से बात की। अपनी एक पास टाइमलाइन में इंग्रेड ने ब्लैक डायमंड इस्तेमाल करके अपनी टावर से एस्केप किया। उसने खुद को यकीन दिलाया कि अगर वो रेंडोल स्टेट से निकल जाए तो खुशी की कोई राह ढूंढ सकती है। जब वो भागने की कोशिश कर रही थी तो गार्ड में से इसका टकराव जाशा से हुआ। वो तकरीबन गिरने वाली थी, लेकिन जाशा ने उसे पकड़ लिया। बिल्कुल किसी रोमांटिक मूवीज के सीन की तरह उसने इंग्रेड को अपनी कोट दी ताकि वो सर्दी से बच सके। इंग्रेड उस गेस्चर से इतनी मुतासिर हुई कि उसके आँख से एक टीयर निकल आया। उसी लम्हे उसकी पहचान जाहिर हो गई। राशा कोरियस हो गया और उससे उसका नाम पूछा। फिर उसने उसे बचाने की ऑफर दी और झुककर उसके हाथ पर किस किया। हाँ, लेकिन मैं मानता हूँ उस लड़के पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। उसी वक्त इंग्रेड उसकी चाम में आ गई, लेकिन नतीजा ये हुआ कि वह एक छोटी सेल में कैद कर ली गई जहाँ उसकी एबिलिटीज का इस्तेमाल किया गया, बिल्कुल पहले की तरह। जाशा को एक एबिलिटी इन्हांसिंग रोबे चाहिए थी, एक कंसन रोबे जो उसकी एंशियंट फ्लेम को और भी शदीद बना सकता है। अपनी जान बचाने के बदले इंग्रेड ने उसे इतनी रोबेज दी जितनी वो बना सकती थी, लेकिन उससे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि जाशा उनके पावर्स के साथ कितना इवेल बन जाएगा। उसने अपनी एनहांस्ड पावर से उसके फादर को थ्रेटन किया, लेकिन जब यह काफ़ी नहीं हुआ तो वह दोबारा इंग्रेड को टॉर्चर करने लगा ताकि उससे और ज़्यादा पावरफुल जॉयज ले सके। बेचारी इंग्रेड ने एक टॉर्मेंट से एस्केप किया और दूसरे में फंस गई। राशा के जहन में यह ख्याल भी था कि उसे ऑल पावर्स फाइनल टायर हासिल कर सके। सच में उसे यूनिवर्स के लोग इतने ट्विस्टेड क्यों है? और जी हाँ, ये रात को नेरिया ने जाशा को बताया। जाहिर है कि ऐसा ही होना था। आखिरकार जाशा ने अपने पावर इस्तेमाल करके इंग्रेड को कत्ल कर दिया। इसलिए इंग्रेड अच्छी तरह जानती है कि ये वेल मैनर्ड लड़का असल में किस काबिल है। ये सब जहन में रखते हुए वो
बेसमेंट में जाती है। वहाँ से एक लड़का मिलता है जो एक सेल में कैद है, बिल्कुल वैसा ही जैसे किसी वक्त आशा ने उसे रखा था। इंग्रेड वक्त ज़ाया नहीं करती, वो उसे कहती है कि थोड़ा और बर्दाश्त करो, वो अभी मदद नहीं कर सकती लेकिन जल्द वापस आएगी। मेरा ख्याल है इंग्रेड उससे ज़्यादा जानती जितना वो जाहिर कर रही है। वो लड़का बताता है कि वो भी एक मैजिज है, अगरचे नोबल नहीं है। यह बात तो इंग्रेड अंदाज़ा लगा ही सकती थी। यकीनन वो वहाँ से इसलिए आई क्योंकि साशा को उससे कुछ चाहिए। इंग्रेड में कैद लड़के को देखने के बाद सेल वापस ऊपर आ जाती है और उसे जाहिर करती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जब वो दोबारा आशा से मिलती है तो ज़रा भी शक नहीं होने देती, बल्कि वो तो ये भी कहती है कि वो इन दोनों थोड़ी बोर्ड हो रही है।